अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी फर्टिलाइजर्स है जैसे कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के नाम से हम जानते हैं, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी है जिनके रेशोज उन्होंने दिए होते हैं, किसमें कितना नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रंट्स उन्होंने उसमें डाले हुए होते हैं। तो क्या हम उनको अपने एप्पल ट्रीज पे यूज कर सकते हैं? देखिए, उनको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर्स। वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर सॉइल के लिए बनाए जाते हैं। उनमें एक खास प्रोपोर्शन में होते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे NPK हो या कोई और भी न्यूट्रिएंट उनके साथ हो, वो एक खास प्रोपोर्शन में होता है। एक खास क्रॉप के लिए डिज़ाइन किए हुए होते हैं, एक क्रॉप एरिया के लिए, खास सॉइल के लिए। हमारी जो कश्मीर की बात अगर हम करें, या कहीं और भी जहाँ वेजिटेबल ये एप्पल कल्टीवेशन होती है, उसमें अगर हम उस किस्म के फर्टिलाइजर्स को रेकमेंड करें, उससे पहले फिर वो इसी एरिया के लिए डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जो रैंडमली मार्केट में अवेलेबल है, उनसे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। अगर आप, चूंकि उसमें एक खास पर्टिकुलर रेशो में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, अगर आप एक न्यूट्रिएंट को बैलेंस करना चाहे तो दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 400 kg नाइट्रोजन है, और 400 kg नाइट्रोजन अगर आप उस फर्टिलाइजर से डालना चाहें, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर रेशो में फास्फोरस और पोटेशियम है और कोई न्यूट्रिएंट, तो इसका ये मतलब है कि वो उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगा जिसमें हमें एप्पल में चाहिए होगा। इसलिए उन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें। जो यूरिया है, पोटेशियम है और फास्फोरस है, यूरिया, DAP और MOP जो मार्केट में आते हैं, वो उनका इस्तेमाल किया जाए। और उसके बाद नीड बेस्ड जितनी भी सॉइल टेस्ट से अगर आपकी कोई डिफिशियंसी आ रही है, तो उनकी जो फर्टिलाइजर्स आगे सिंगल फर्टिलाइजर्स उनका इस्तेमाल किया जाए, बजाय कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इनसे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, और वो हमारी क्रॉप के लिए डिज़ाइनर नहीं है, कस्टमाइज्ड नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक जब हम मतलब जाते हैं फर्टिलाइजर्स डालने के लिए प्लांट्स में, तो मिक्सिंग करते हैं लोग यूरिया और पोटाश की, या कभी DAP भी साथ मिलाते हैं। तो क्या ये हमें करना चाहिए? क्योंकि इससे फार्मर का फाइनली एक टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर वो अकेले ये सब करने बैठेगा तो उसको टाइम लग जाता है कि उसके प्लांट को देने में। तो क्या हम उनको मिक्स कर सकते हैं? अगर इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन अगर आप फर्टिलाइजर पहले मिक्स करें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे आपने बाग में लिया कि एक ठेला आपने यूरिया का लिया, एक DAP का लिया, एक पोटेशियम का लिया, MOP का, उसके बाद कहीं एक जगह आपने मिक्स कर दिया और उसके बाद अप्लाई किया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एडवांस में ये मिक्स करना, क्योंकि आपको पता है यूरिया एक हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है, उसके फिर क्लोराइड्स बन जाते हैं और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए एडवांस में नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अप्लाई करने से फ़ौरन पहले करें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको pH में प्रॉब्लम आती है, तो इस pH को वो बैलेंस कैसे करें, उसके लिए क्या सही तरतीब है? देखिए, हाँ, एप्पल के लिए जो ऑप्टिमम pH है वो है 6 to 7, नियर न्यूट्रल pH। नॉर्मली हमारी कश्मीर की सॉइल न्यूट्रल सॉइल ही है, और जो हमारा नॉर्मल नेचुरल pH है वो 6 ही है, 6 से 7 के बीच में ही है। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कई लेबोरेटरीज टेस्ट इशू कर रहे हैं जिनमें सॉइल pH कम दिखाया जाता है। उसकी एक वजह यह है, वैसे नॉर्मल जो हमारे यहाँ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम बिलीव करें कि हमारा सॉइल pH 5 या 5 से कम। हमने बहुत सारे सॉइल टेस्ट ऐसे भी देखे हैं जिनमें 5 या उससे भी कम सॉइल pH दिखाया गया हो। उसकी बुनियादी एक वजह ये हो सकती है कि जो टेस्ट करने वाला है, हो सकता है टेस्ट करने वाले ने कहीं पे गलती की हो, एरर किया हो, तो वो एरोनियस टेस्ट एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है। क्योंकि जब आप सॉइल pH टेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको pH मीटर बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है, और फिर जो वो बफर सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं वो भी बहुत नाजुक तरीके से बनाने पड़ते हैं। इसलिए असल वजह यह है कि जो हम लो pH दिखा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह हो सकती है कि सॉइल टेस्टिंग करने वाले ने कहीं टेस्टिंग में गलती की हो। क्योंकि अगर हम मान लें कि हमारे ऑर्चिड्स में सॉइल pH 5 है या उससे कम है या उतना एसिडिक है, तो फिर कोई विजुअल इफेक्ट भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन हमारे ऑर्चिड्स में नॉर्मली ग्रोथ पे कोई विजुअल इफेक्ट नहीं लगता है, या इस pH पे, जैसे pH 5 पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटाइन्स की टॉक्सिसिटी, वो भी अभी कहीं दिखाई नहीं देती है, या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशिएंसी एक्सपेक्टेड है वो भी दिखाई नहीं देती है। इससे ये पता चलता है कि असल में सॉइल में pH की कमी नहीं है, ये करने वाले ने शायद कहीं गलती की हो। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं पे वाकई कमी है तो फिर इसकी ये सूरत है, अगर pH कहीं 6 से कम हो, 6.5 से कम हो, तो फिर लाइमिंग के ज़रिए से pH बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वो कितना बढ़ाया जाए, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका pH चेंज कितना चाहिए। जैसे अगर आपको 5 से 6.5 pH पहुंचाना है, या अगर आपका इनिशियल pH 5.5 है, फिर 6.5 तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो उसी हिसाब से वो
कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका लाइमिंग डोज कितना है, और फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल टाइप कितनी है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है और आपकी सॉइल का केमिकल नेचर कैसा है, उसी हिसाब से फिर लाइमिंग का डोज तय किया जाएगा। और फिर वो डिपेंड ऑल्सो करेगा कि आपका लाइमिंग मटेरियल कौन सा है। इसलिए रैंडमली नहीं डालना चाहिए। अगर वाकई आपकी सॉइल टेस्ट में पीएच कम दिखाया जाता है तो फिर उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए। अगर डबल चेक और क्रॉस चेक करने के बाद भी आपका पीएच कम आ रहा है तो फिर किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, वो आपकी सॉइल के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके देगा। ऐसे जो आम रिवाज कश्मीर में बना हुआ है पिछले कुछ टाइम से लाइमिंग का, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर आप बगैर ज़रूरत के या बेस्ड ऑन सम एरोनियस सॉइल टेस्ट रिपोर्ट अगर आप लाइम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से खामखा आपकी सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो एक प्रॉब्लम सॉइल में क्रिएट करती है जिसको कहते हैं हम सैलिनिटी प्रॉब्लम। सैलिनिटी की वजह से आपकी क्रॉप ग्रोथ फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाएगी। इसलिए ये इसको रिवाइज देने से बेहतर ये है कि सॉइल टेस्ट क्रॉस चेक किया जाए अगर आपका वाकई सॉइल पीएच कम दिखाया जाता है, और फिर अगर वाकई है उसमें सॉइल पीएच कम तो फिर एक्सपर्ट से बात करके अपना डोज कैलकुलेट करना चाहिए। यही हाल फिर अगर आपका सॉइल पीएच 7 से ज़्यादा है या 7.5 से ज़्यादा है, वैसे यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है कि उतना होगा। अगर सॉइल टेस्ट करने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद वाकई एस्टैब्लिश होता है कि सॉइल पीएच वैल्यू 7.5 से ज़्यादा है, फिर उसकी ये सूरत है फिर उसको लीचिंग करनी है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग करनी है अपने ऑर्चर्ड की, और प्रॉपर ड्रेनेज कंडीशंस अपने ऑर्चर्ड में क्रिएट करने हैं। सॉइल पीएच अगर हायर हो तो उसको लोअर करने के लिए यही एक तरीका है कि फ्लडिंग की जाए ऑर्चर्ड में और प्रॉपर ड्रेनेज रखा जाए ताकि जो एक्सेस सॉल्ट्स है वो लीच आउट हो जाए। और यही हमारा कंसर्न भी है। अगर बगैर ज़रूरत के आपके ऑर्चर्ड में कैल्शियम लाइम अप्लाई किया जाए और द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी। पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सॉल्युबल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको फिर रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। दुनिया में ऐसी कितनी सारी सॉइल्स है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कनाल्स जो बिल्कुल बैरन बन गई है क्योंकि उनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई। उनमें भी यही माल प्रैक्टिस की गई, कभी इरिगेशन वाटर ज़्यादा वो नॉन जुडिशियसली अप्लाई किया गया, कहीं ये एग्रीकल्चर केमिकल्स नॉन जुडिशियसली अप्लाई किए गए, जिनकी वजह से प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गई कि फिर पूरी या तो सॉइल काश्त के काबिल नहीं रही या तो फिर पूरा क्रॉपिंग पैटर्न ही फिर शिफ्ट करना पड़ा। इसलिए कोई अच्छी बात नहीं है कि बगैर सॉइल टेस्ट के इस चीज़ को रिवाइज दिया जाए जो हम लाइमिंग या कोई और चीज़ अप्लाई करते हैं अभी सॉइल में। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन है, जो हम गरपा यूज़ करते हैं या FIM अगर हम लाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, और एक प्लांट में अगर हम देना चाहें तो कितना दे सकते हैं? देखिए, FIM सबसे बेहतरीन खाद ये है क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान कोई नहीं है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि सॉइल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आजकल हम ये नहीं चाहते हैं खाली कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए। आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये है आम लेमन लैंग्वेज में कि हम अपनी काश्तकारी इस तरह से करें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो अगली नस्ल के लिए प्रिजर्व रहे, हेल्दी रहें। इसलिए FIM की जहाँ तक बात है तो इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। और इसका लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे आज से कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती थी, कैटल भी होता था, लाइव स्टॉक होता था, पोल्ट्री होता था, वहाँ से वो काऊ डंग वगैरह आके उसको फिर आसानी से हम FIM बना सकते थे। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से अलग अलग वजूहात की बिना पे हमारे यहाँ ये जो लाइव स्टॉक और कैटल और फिर पोल्ट्री वगैरह की पॉपुलेशन बहुत कम हुई है, इसलिए आजकल FIM मिलता नहीं है। अब इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि हमें कंपोस्ट पिट्स बनानी चाहिए अपने फार्म पे या अपने किचन गार्डन में या आपके अपने घर के पास, जहाँ कहीं भी फीजिबल हो। फिर हमारे घर के जो किचन वेस्ट्स निकलते हैं, डिकम्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स है, या हमारे जो फार्म वेस्ट्स है जितने भी बायोडिग्रेडेबल है जो सड़ सकते हैं अंडर नॉर्मल नेचुरल कंडीशंस, फिर हम उनको उसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं। और अगर हम ये तरीका बनाएं तो हर कोई फार्मर अपने घर पे अपने फार्म के लिए क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ किचन वेस्ट्स और फार्म वेस्ट्स अवेलेबल है, हर एक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। जितनी उसकी घर की रिक्वायरमेंट है FIM की वो घर पे ही पूरा कर सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पहले कंपोस्टिंग की टेक्निक को समझा जाए। हमारे जो यहाँ है KVKs है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वहाँ जो माहिरीन है उनके साथ ताल्लुक जोड़ा जाए और वो उनसे ट्रेनिंग हासिल की जाए
कि हर एक बंदा घर पे जो घर के वेस्ट है, किचन वेस्ट या फार्म वेस्ट, उनको उसको हम कहते हैं आम लैंग्वेज में वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रैपिड कंपोस्टिंग। आपके घर के जितने वेस्ट्स है उसका ये भी फायदा होगा, एक आपकी खाद बन जाएगी, दूसरा ये कि आपके माहौल की आलूदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप घर से डस्टबिन निकालते हो कहीं फेंक देते हो, जिसकी वजह से माहौल भी आलूदा हो जाता है। आपकी जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं उनको उठा के एक कंपोस्ट पिट में डालें और उस कंपोस्ट पिट को अच्छे से मेंटेन करें, जिस तरह से माहिरीन कहते हैं उनसे ट्रेनिंग ली जाए। उसके बाद आपकी जो जितनी भी घर की खाद, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं गरपा, जितनी भी घर की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होगी, वो पूरी हो सकती है। अब लेकिन इसमें जो यहाँ कश्मीर में माल प्रैक्टिस होती है, गलती करते हैं फार्मर्स, वो ये कि घर से निकालते हैं और रॉ फार्म में हम उसको अप्लाई करते हैं। उसका नुकसान ये है कि आप जो अगर रॉ फार्म में इसको अप्लाई करेंगे, उसको फिर डिकम्पोज होना पड़ता है। पहले प्लांट को फायदा पहुंचाने से पहले, सॉइल को फायदा पहुंचाने से पहले उस खाद को पहले खुद डिकम्पोज होना पड़ता है। उस डिकम्पोजिशन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और फिर जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, जो आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, वो फर्टिलाइजर बजाय इसके कि प्लांट को हासिल हो जाए, वहां से वो कंज्यूम करके सॉइल FIM की डिकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की डिकम्पोजिशन में वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से उनको हम कहते हैं उस प्रोसेस को इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए हमने डाले थे वो वहां से माइक्रोब्स उठा के सॉइल FIM को डिकम्पोज करने में लगाते हैं। उसकी वजह से आपका इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ सकता है। अगर आपके प्लांट में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो आपका प्लांट सफर कर सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि सबसे पहले इसको कंपोस्ट पिट्स में डिकम्पोज किया जाए, और जब वेल डिकम्पोज हो, पूरा डिकम्पोज हो, उसके बाद उसको ऑटम के सीजन में या अर्ली स्प्रिंग के सीजन में डाला जाए, या फॉर दैट मैटर कभी भी डाला जाए। क्वांटिटी की जहाँ तक बात है, उसमें ये डिपेंड करेगा कि आपका प्लांट कितना बड़ा है। इसमें कोई लेकिन लिमिट नहीं है, आप जितना डाल सकते हो, जितना इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं है। बस एक कंडीशन है कि वेल डिकम्पोज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद 24 घंटे तक अगर कोई भी क्वेरी आपको इस रिगार्डिंग आती है तो डॉक्टर साहब उसको खुद कमेंट के थ्रू आपको जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद फेसबुक पे है नहीं। तो यूट्यूब चैनल पे जो भी इसको देख रहा है, अगर उनको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ, रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स, तो वो कमेंट करे। डॉक्टर साहब विद इन 24 आवर्स तक अवेलेबल है, वो इसको खुद से आंसर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।